हेलो दोस्तों, सम उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। आज हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा जिसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि जो भी हमने मापन और यूनिट का जो पोर्शन पढ़ा है एक बार हम रिवीजन कर देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो प्यारे दोस्तों देखो, अभी जो हमने पढ़ा था वो है मापन एवं मात्रक से रिलेटेड बातें की थी कि भाई मात्रक और मापन क्या होता है। किसी भी वस्तु के लिए हम या किसी भी चाहे दूरी हो चाहे कोई किसी वस्तु का भार हो, उनके मापने के लिए केजी है, मीटर है, इनका यूनिट का यूज क्यों किया जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में हमने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर बताया था। चलो देखो, यहाँ पर आज हम बात करेंगे, थोड़ा रिकेप के बारे में बता देते हैं, यानी थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने आपको पहली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि मापन एवं मात्रक के बारे में बात की थी, यानी मेजरमेंट एंड यूनिट के बारे में, मेजरमेंट एंड यूनिट के बारे में बात की थी। तो देखो, मेजरमेंट एंड यूनिट के बारे में मैंने मुख्यतः बात भौतिक राशियों के बारे में बात की थी। भौतिक राशियाँ तीन तरह की भौतिक राशियाँ होती हैं। एक होती है मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। व्युत्पन्न राशि के मूल राशि के बारे में मैंने आपको बताया था, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मूल राशि क्या थी? जो दूसरों पे डिपेंड नहीं है, यानी कहने का मतलब स्वयं पर निर्भर है, यानी सेल्फ डिपेंडेंट, यानी दूसरों पर निर्भर नहीं है, स्वयं पर निर्भर है। यानी कहने का मतलब खुद की राशि है, दूसरों पर डिपेंड नहीं करती है। इस तरीके से मूल राशियां 7 तरह की होती हैं, जैसे कि लंबाई है यानी लेंथ है, मास है यानी मास के लिए हम द्रव्यमान यूज लेते हैं, टाइम यानी समय, टेम्परेचर यानी तापमान है, लुमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल की मात्रा है। इस तरीके से करके हमने 7 मूल राशियों के बारे में और इनके साथ में मात्रक भी बताए थे। फिर बाद में हमने पढ़ा था मूल राशियों के बाद में हमने पढ़ा था व्युत्पन्न राशियों के बारे में, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होती है, यानी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था, जो ये मूल राशियों के ऊपर डिपेंडेंट होती है, यानी मूल राशियों के बिना हम व्युत्पन्न राशियां नहीं बना सकते हैं। तो व्युत्पन्न राशियों को बनाने के लिए आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, इनके बिना हम नहीं बना सकते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की जो इकाई होती है या मात्रक होता है वो होता है मीटर का स्क्वायर, यानी ये मीटर है वो एक भौतिक राशि, यानी भौतिक राशि का एक मूल राशि का एक मात्रक के द्वारा ये डेराइव्ड यानी व्युत्पन्न राशि का निर्माण हुआ है। इनके बाद में हमने तीसरे के बारे में पोर्शन के अंदर हमने बात करनी है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने आपको समतल दर्पण के बारे में बताया था। यानी कहने का मतलब पूरक राशियों का एक भाग है। पूरक राशियां 2 तरह की होती हैं, एक होता है समतल और दूसरी होती है ठोस राशि। चलो देखो, इनके हम डिटेल में बात करेंगे आज पूरक राशि के बारे में कि पूरक राशि क्या होती है। चलो, तो यहां पर हम बात करेंगे पूरक राशि। पूरक राशि यानी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये वाली चीज क्या होती है। चलो देखो, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो 2 राशियां बनती है इनके द्वारा, जो लेकिन खुद का तो मात्रक नहीं होता है, न तो इनका मात्रक होता है, कहने का मतलब न तो इनकी इकाई होती है न इनकी विमा होती है। एक तरह की विमाहीन राशि है, लेकिन कोण को मापने के लिए इन राशि का यूज किया जाता है। यानी एक राशि, यहां पर हम ये राशि के बारे में बात करेंगे। पहली राशि है वो है राशि समतल, यानी यहां पर हम बात करेंगे समतल कोणों से रिलेटेड। यानी पूरक राशि किसके बारे में बताती है? कोणों के बारे में।
कोणों के बारे में, अकॉर्डिंग टू ऑफ एंगल, यानी इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो प्लेन एंगल बोलते हैं, प्लेन एंगल। अब देखो प्लेन एंगल क्या होता है, इनके बारे में जानते हैं। कोई मान लो प्लेन है, यानी कि प्लेन का मतलब कोई कागज का ले लो, गत्ता ले लो, यानी प्लेन का मतलब एक सरफेस ले लो किसी बॉडी का। हम यहाँ पर की यानी वॉल्यूम की बात नहीं कर, सरफेस यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, किसी भी क्षेत्रफल पे या कोई एक प्लेन वाला पोर्शन ले लेते हैं। मान लो ये प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर कोई पार्टिकल किसी आर दूरी से या घूमता हुआ किसी पॉइंट ए से शुरू होके बी पॉइंट तक जाता है, तो इनके बीच में एक कोण बनता है, उस कोण का नाम क्या रहेगा, थीटा कोण। ये वाली जो इसे हम बोलते हैं चाप, क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। और ये वाली वर्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ये वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, इसे हम बोलेंगे आर्क। अब यहां पर हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी आपको थोड़ा बहुत ये समझाया था कि भाई चाप, त्रिज्या और इनके बीच में बनने वाला जो कोण है, इनके बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर छोटी सी बात कर देते हैं, थोड़ा सा टेबल के अंदर समझा देते हैं। हमारे देखो हमारे यहाँ पर दो तरीके से बात करेंगे। एक तो हम यहाँ पर बात करेंगे रेखीय, रेखीय यानी लीनियर। एक हम बात करेंगे कोणीय। कोणीय का मतलब होता है एंगुलर, एंगुलर। इस चीज का आप कंफ्यूजन दूर करना कि एक रेखा के अंदर गति होती है, उनके लिए हम कौन से टर्म्स या पद का यूज करते हैं, और यदि कोई एंगुलर यानी वर्ताकार पाथ पे कोई वस्तु घूम रही है, उस समय उसके लिए यानी विस्थापन क्या होगा, या वो कितनी चाल यानी कितनी चाल होगी उसी, या कहने का मतलब कितना पथ को कंप्लीट करेगी, तो उनके लिए हम अलग अलग पद या टर्म्स का यूज लेंगे। तो यहाँ पर देखो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो हम कोण के अंदर बात करते हैं, यदि कोई मान लो कोई यहाँ पर लीनियर का मतलब एक लाइन के अंदर चलना, मान लो कोई पोर्शन ए से चलते हुए बी तक के जा रहा है। यहाँ पर यदि कोणीय की बात करें, कोणीय का मतलब होता है किसी वर्त के अंदर कोई चीज का घूमना। मान लेते हैं यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर विस्थापन के लिए हम यूज लेंगे यहाँ पर एस, विस्थापन के लिए क्या यूज लेंगे हम यहाँ पर एस। एस का मतलब क्या होता है, विस्थापन, ए टू बी। यहां पर ये किसके बारे में बात करेंगे, पहला हम बात करेंगे विस्थापन। लेकिन रेखीय के अंदर हम विस्थापन की बात करेंगे, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन किसी वर्ताकार पथ पे कोई कण घूम रहा है, मान लो वो कण ए से शुरू होते हुए कहां पर जा रहा है, बी तक जा रहा है, तो यहां पर उनके लिए पथ का जो रहेगा उनके लिए क्या रहेगा, ये वाला जो एंगल रहेगा, ये वाला जो थीटा है, इसे हम बोलेंगे कोणीय विस्थापन। इसे हम क्या बोलेंगे, कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और इसे बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस बात का आपको फर्क जानना पड़ेगा। रेखीय के अंदर हम थीटा वर्ड यूज लेंगे, और कोणीय के अंदर हम क्या यूज रेखीय के अंदर हम एस से टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे कि एस का मतलब रहेगा हमारा रेखीय विस्थापन, और इनके अंदर क्या रहेगा, कोणीय विस्थापन। यदि हम इनका फॉर्मूला अप्लाई करना चाहे तो यहां पर हम फॉर्मूला वेलोसिटी लेके कर दे। दूसरी बात करेंगे हम रेखीय विस्थापन। दूसरी हम बात करेंगे रेखीय विस्थापन। देखो रेखीय विस्थापन क्या होता है, रेखीय विस्थापन यानी रेखीय वेलोसिटी, रेखीय वेलोसिटी रहेगा। रेखीय विस्थापन तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। रेखीय वेलोसिटी यानी रेखीय वेग, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। और यहां पर हम जो बात करेंगे वो करेंगे कोणीय वेग के बारे में, कोणीय वेग के बारे में यानी एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर वेलोसिटी के लिए हम v यूज लेंगे, यानी वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। क्या होता है, विस्थापन बटा समय। और यहां पर जो विस्थापन रहेगा उनको विस्थापन को हम s से रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, t से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर जो कोणीय ओमेगा होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा बराबर, अब देखो
v को हम रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर वेलोसिटी में, v को लीनियर वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कोणीय ओमेगा रहेगा उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लीनियर विस्थापन है तो यहाँ पर आएगा कोणीय विस्थापन, और कोणीय विस्थापन के लिए अपन यहाँ पर यूज लेंगे, वो लेंगे थीटा अपॉन टाइम, सेम टू सेम रहेगा, टाइम कभी चेंज नहीं होता। इन दोनों फॉर्मूला में ये फर्क रहेगा। यानी कहने का मतलब लीनियर के अंदर ये वाला वर्ड वी लोगे, और कोणीय के अंदर जो कोणीय वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे हम ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा। यानी आप हिंदी में भी ओमेगा ही से बोलेंगे, ओमेगा। ठीक है, काफी रिलेशन है। ठीक है, और भी बहुत सारे रिलेशन है, जैसे कि फोर्स के बारे में, लीनियर फोर्स यानी रे के बल के बारे में, रे के बल को हम एफ से लिखते हैं, और कोणीय बल के लिए हम यहाँ पर लेंगे बलागुण। बलागुण का मतलब किसी वस्तु के ऊपर बल लगा के वस्तु को घुमाना, और बल लगा के किसी वस्तु को घुमाने के लिए हमें बल की जरूरत होगी, और बल लगाने पर वो क्या होगी, विस्थापित होगी, जिनकी वजह से बलागुण पैदा हो जाएगा। फिजिक्स के अंदर हर चीज को फील करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। कि मान लेते हैं आप किसी दरवाजे को धक्का दे के खोल रहे हो, तो दरवाजे के ऊपर आप बल लगा रहे हो, और आपको बल लगाने के लिए दरवाजे के ऊपर यानी लंबवत डिग्री पे आपको बल लगाना पड़ेगा उस दरवाजे के विस्थापन के अनुदिश, तभी वो दरवाजा अच्छे से खुल पाएगा। यदि आप दरवाजे के सामने परपेंडिकुलर हाथ से दरवाजे को नहीं खोल रहे हो तो आपको थोड़ी खींचने में या उनको धक्का देने में आपको थोड़ी तकलीफ रहेगी। तो इनके लिए बलागुण, लीनियर के लिए हम एफ वर्ड यूज लेंगे। कुछ बातें बता रहा हूं मैं यहाँ पर, और भी देखो यहाँ पर पेन चेंज करते हैं। रेखीय, और इधर हमारा रहेगा कोणीय। कोणीय यहाँ पर कोणीय रेखीय के लिए अब हम बात करते हैं बल के बारे में। यहाँ पर बल के बारे में बात होगी, यहाँ पर होगी बला आगुण के बारे में बात। बल आगुण के, बल के लिए हम एफ रिप्रेजेंट करते हैं, बल आगुण के लिए हम टॉल लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना। और भी जैसे मान लेते हैं कि जैसे कि त्वरण के बारे में बात करो, त्वरण के लिए यानी इंग्लिश में बात करें तो एसिलरेशन। एसिलेशन किसे बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेग में परिवर्तन की दर हमेशा क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। यहां पर बात एसिलेशन के लिए हमारा फॉर्मूला यूज लेंगे, ए बराबर यानी वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन का मतलब होता है, यहां पर लिखेंगे वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा लगा समय। जो वेग परिवर्तन हो रहा है उसमें जो लगने वाला जो टाइम या समय होता है उसे हम त्वरण बोलते हैं। यहां पर बात करेंगे, लेकिन यहां पर वर्ड आ जाएगा रेखीय त्वरण था, तो यहां पर आएगा कोणीय त्वरण के बारे में बात करेंगे। कोणीय त्वरण आते ही इनका जो प्रतीक है त्वरण का वो चेंज हो जाएगा। यहां पर जो मैंने एल्फा यूज या सॉरी यहां पर मैंने ए यूज लिया है, तो यहां पर क्या यूज होगा, एल्फा। यहां पर क्या बात करें, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यहां पर भी वेग में परिवर्तन हो रहा है, और वेग में परिवर्तन कैसे हो रहा है वो अभी बात करें, वेग में परिवर्तन। और जो वेग में परिवर्तन हो रहा है चेंज इन वेलोसिटी, वो किस में होना है, कोण के अंदर हो रहा है, लेकिन समय दोनों में वही लग रहा है। समय कभी रेखीय और कोण में चेंज नहीं होता है। यहां पर ए को, यहां से रेखीय त्वरण के लिए हम ए यूज लेंगे, और कोणीय के लिए हम यहां पर एल्फा यूज लेंगे। इसे बोलते हैं एल्फा। एल्फा, ये थोड़े सिंबल याद रखना। एल्फा को इसे लिखते हैं, बीटा को ऐसे लिखते हैं, ये बीटा है। बीटा हिंदी में भी बीटा ही बोलते हैं, बीटा। और गामा, ये गामा, ये गामा, ठीक है, ये वाला अल्फा, बीटा और गामा। तो यहाँ पर थोड़े मेजरमेंट के लिए आपको थोड़े सिंबल या प्रतीक भी याद करने पड़ेंगे कि रेखीय के लिए और कोणीय के लिए क्या क्या होना चाहिए। चलो हम उसी वापस टॉपिक पे चलते हैं। हमने क्या पढ़ रहे थे भाई कि सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। पूरक कोण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है समतल कोण, एक होता है ठोस कोण या घन कोण। तो चलो हम समतल कोण के बारे में थोड़ा और बात डिटेल में बात करते हैं कि समतल कोण क्या होता है। देखो समतल कोण, यहां इंग्लिश में बात करें तो प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, देखो प्लेन एंगल
प्लेन एंगल की बात करें तो प्लेन एंगल के अंदर बात करेंगे, कोई भी प्लेन है, जैसे मान लो ये अभी तो हमने बताया था पीछे, प्लेन है, यहाँ से कोई बिंदु है r डिस्टेंस दूर पे, यहाँ से घूमना स्टार्ट होता है, यानी a से शुरू होता है b तक जाता है, तो इनके बीच में कोण एक थीटा बनता है। a से b वाला जो ये कोणीय विस्थापन, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कौन सा है, कोणीय विस्थापन है, ये वाला कोणीय विस्थापन है। ये वाले क्या होते हैं, वर्त की चाप, क्या होती है, वर्त की चाप, जिसको हम किसे लिखेंगे, एल को, इसे किसे लिखेंगे हम, थीटा को लिखेंगे। ये वाले क्या होती है, वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या, और वर्त की त्रिज्या को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से बात करेंगे, आर्क ऑफ सर्कल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल को हम आर से लिखेंगे और चाप को हम एल से लिखेंगे। तो इनका एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं, इनका फॉर्मूला क्या रहेगा, आपको याद करना पड़ेगा, कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए आराम से सॉल्व हो जाएगा, यानी आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। सूत्र याद करने का जो तरीका रहेगा वो सूत्र का देखो, थीटा के सेम नहीं, थीटा का मतलब होता है कोणीय विस्थापन, पहले मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बराबर क्या होगा, कोणीय विस्थापन बराबर चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बटा वर्त की त्रिज्या। ठीक है, ये नहीं कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर बात करेंगे तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर इसको क्या बोल देंगे हम, रेडियस। यदि इनको सिंबल प्रोसेस में लिखा जाए तो इसी फॉर्मूले को सिंबल में लिखा जाएगा, तो एंगुलर को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को थीटा बराबर आर्क ऑफ लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला फॉर्मूला मिलके आएगा। तो ये वाला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी ये फॉर्मूला बना है, ये वाला जो फॉर्मूला बना है, ये वाला फॉर्मूला हमारे रेडियन में बना है। किस में बना है, रेडियन में बना है, रेडियन। और रेडियन के लिए हमने सिंबल भी बताया था कल के लेक्चर के अंदर, रेडियन को काफी बार RAD लिखा जाता है, या इसको कभी कभी C से भी लिखा जाता है। ठीक है, कई बार भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पीछे RAD या C लिखा है तो आप समझ लो रेडियन। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो इनके लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी कि आपको रेडियन के डिग्री के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं ट्रिक साइड में ले रहा हूं, देखो, यानी पाई बराबर, पाई क्या होता है, रेडियन होता है, पाई क्या होता है, रेडियन। पाई बराबर एक पाई के अंदर हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी 180 डिग्री की वैल्यू रहती है। आप कुछ भी बोलो, अब आप चेंज कर सकते हो आराम से। देखो यानी कहने का मतलब, जैसे मान लो आपको बोल दो पाई का आधा कर दो, तो पाई का आधा कितना हो जाएगा बोलो, यानी 180 का आधा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये आप हमेशा याद रखना। ठीक है, यदि आपको कोई पूछ ले जाए कि 360 डिग्री के अंदर पाई कितना होता है, तो आप क्या करो, इसको 180 से डिवाइड कर दो, इसको क्या कर दो, 180 से डिवाइड कर दो। देखो 180 से डिवाइड कैसे करेंगे, 360 अपॉन 180 डिवाइड करो, 0 से 0, 18 को 36 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 18 का 18, 18 दूना 36, यानी इसके अंदर 2 रेडियन आ जाएगा। अब 2 रेडियन के अंदर 360 होता है भाई, एक के अंदर कितना होता है पाई, तो 2 पाई के अंदर कितना हो जाएगा, 360, यानी 360 डिग्री। तो इस तरीके से आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर काफ़ी एग्जाम्पल भी लिए थे, और एग्जाम्पल को भी लगभग 4-5 एग्जाम्पल लिए थे, हमने करवाए थे। चलो आगे इसी प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हम। देखो अब हम सप्लीमेंट्री एंगल के एक पोर्शन प्लेन यानी समतल पढ़ने के बाद दूसरा हम पढ़ेंगे ठोस कोण। हम बात करेंगे ठोस कोण के बारे में, यानी सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल, या इसे कभी कभी क्या बोला जाता है, घन कोण, घन कोण या क्यूबिक एंगल। तो ध्यान से समझना, ये 3D वाला प्रोसेस है कि घन कोण या ठोस कोण क्या होता है,
मान लेते हैं कोई आप एक क्षेत्रफल ले लो, गोल क्षेत्रफल का कोई ऑब्जेक्ट ले लो, एकदम गोल है इस तरीके से, मान कहने का मतलब उसे, जैसे मान लो आप मार्केट में कभी या घर पे कभी तरबूज तो खाया होगा, वाटर लेमन तो खाया होगा, तो उसके अंदर क्या होता है, जो मान लो आप कहीं पर भी मान लो खरीदते हो, उस समय चखने की भी कोशिश करते हो, भाई मीठे है कि नहीं है, अंदर जाके कौन देखे, भाई वो तो रहता नहीं है, तो आप दुकान वाले को बोलते हो भाई कि उसके अंदर से मेरे को ये थोड़ा सा चकाना, तो वो क्या रहता है, वो चक्कू लेता है, वो एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे ऐसे काट के वो आपको सामने रखता है। जो जिस तरीके से वो बाहर निकाल रहा है पोर्शन है, जो वो एरिया बना है, वो अंदर वाला एरिया बना है, वो उस एरिया या उस क्षेत्रफल को या उस क्षेत्रफल के द्वारा जो हमारा कोण बन रहा है उसे हम ठोस कोण बोलते हैं। जैसे आप कोई कोण खा रहे हो, कोण के अंदर वाला जो पोर्शन होता है तीखे वाला, उनके ऊपर जो कोण बनता है ना, उसे बोलते हैं ठोस कोण। 3D के अंदर यदि हम इसका लैंग्वेज का फॉर्मेट लिखने की कोशिश करें तो आप लैंग्वेज इनके कैसे लिख पाओगे, यहां पर मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो लैंग्वेज क्या रहेगी, यहां पर थोड़ा पैस डायग्राम बना के आपको समझाता हूं, फिर हम लैंग्वेज लिख देते हैं इनकी। देखो डायग्राम क्या रहेगा इसका, जैसे मान लो ये एक पृष्ठ क्षेत्रफल ले ले, भाई कोई गोला वगैरह होता है वो हमेशा पृष्ठ क्षेत्रफल घेरता है, आपने कभी इसका कभी परिधि वगैरह नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि परिधि का मतलब क्या होता है, एक लाइन पे होता है, और गोले हमेशा 3D में होते हैं, उनका हमेशा पृष्ठ क्षेत्रफल या आयतन ही निकलता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर छोटा सा पोर्शन मैं काट दूं, यहां पर इसका क्या, इस गोले का ये क्या है, सेंटर है यानी केंद्र है, यहां पर मैं छोटा सा पोर्शन ले रहा हूं, ये वाला पोर्शन, ऐसे ये वाला पोर्शन ले रहा हूं, देखो ये वाला, यहां से पोर्शन ऐसे सोचो, वही ऐसे हम ये मैंने एरिया लिया, ये वाला एरिया का नाम बोल देता हूं एरिया DA, छोटा सा एरिया ले रहे, पूरे तरबूज की बात नहीं कर, तरबूज के ऊपर छोटा सा पोर्शन। फिजिक्स के अंदर जो भी आप छोटा सा पोर्शन लेते हो, उस पोर्शन का मतलब होता है कि आप छोटे छोटे पोर्शन को डिवाइड करो। फिजिक्स हमेशा छोटे छोटे पार्ट को समझाने की कोशिश करती है, और छोटे से बड़ा करने की कोशिश करोगे, यानी छोटे वाले के लिए हमेशा आगे डी वर्ड लगेगा। डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, यानी अवकलन, और अवकलन का मतलब क्या होता है, बड़ी चीज को छोटा करना, टुकड़ों के अंदर किसी चीज को समझना। ठीक है, तो यहां पर मैंने इस सरफेस के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन लिया, उस पोर्शन का नाम डी है। ये डी ए क्या है, क्षेत्रफल, क्या है, क्षेत्रफल। और इस क्षेत्रफल के द्वारा ये कुछ तो एरिया यहां से यहां तक कवर करे, ये वाला और ये वाला पोर्शन, जो ये इसकी वजह से जो एंगल बन रहा है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घन कोण या ठोस कोण। ये वाली क्या है, इसकी रेडियस है आर, ये भी इसकी रेडियस क्या है आर, इसका ये क्या होता है, क्षेत्रफल। यदि मैं इसकी लैंग्वेज लिखने की कोशिश करूं तो यहां पर एक बार देखो लैंग्वेज बोल के मैं बता रहा हूं कि कोई भी ठोस के जो छोटा सा क्षेत्रफल के द्वारा जो त्रिज्याओं के वर्ग के बराबर हो जाता, जो त्रिज्या घेर रही है ना, त्रिज्याओं के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल के द्वारा जो कोण बन रहा है उस कोण को हम क्या बोलेंगे, घन कोण या ठोस कोण। चलो यहां पर ये लैंग्वेज को लिख रहा हूं मैं, देखो किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी DA द्वारा त्रिज्या R के वर्ग के बराबर, त्रिज्या वर्ग के R के बराबर द्वारा गिरा कोण को ठोस कोण कहते हैं। ठोस कोण कहते हैं। छोटा सा हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। इनका फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला मतलब सूत्र क्या रहेगा, फॉर्मूला यानी सूत्र क्या रहेगा भाई, देखो यानी ठोस कोण बराबर पृष्ठ के ऊपर
क्षेत्र अपॉन, अभी तो बोला त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होता है। यदि हम इसको सिंबल या प्रतीक के फॉर्मेट में लिखे तो क्या होगा, ठोस कोण को हमेशा यहां पर वर्ड लेंगे डी ओमेगा, डी क्या रहेगा, ये वाला रहेगा डी ओमेगा, डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर का स्क्वायर, ये हमारा क्या रह जाएगा, फॉर्मूला रह जाएगा। अभी पूछा जाता है इनके मात्रक वगैरह बताओ, इनके मात्रक क्या रहेगा, मात्रक रहता है स्टेरेडियन, इसका मात्रक क्या रहता है, स्टेरेडियन को हमेशा एस आर से लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखना। अब बोला जाता है एक स्टेरेडियन के बराबर बताओ, हमेशा एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एक स्टेरेडियन हमेशा इसको यानी रेडियन के वर्ग के बराबर होता है, एक रेडियन के वर्ग के बराबर होता है, यह बात वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक स्टेरेडियन एक रेडियन के वर्ग के बराबर होता है। यदि आपको इनके अंदर छोटे छोटे पोर्शन, हर पूरे पृष्ठ के ऊपर छोटे छोटे पोर्शन हम काटने की कोशिश करें तो पूरे क्षेत्र को कवर कर देगा, और पूरे क्षेत्र का जो फॉर्मूला रहेगा वो अब बात करते थे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है वो यहां पर हम क्या लेंगे, डी ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है। और यहां पर जो देखो वैल्यू पुट कर दो तो डी ओमेगा यानी सॉलिड एंगल कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, मैंने इनकी जगह वैल्यू पुट कर दी यहां पर, ठीक है, डी ए के जगह 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यानी कहने का मतलब यहां पर एक डी ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, डी ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर होगा। यहां पर लिख देते पूरा कंप्लीट, डी ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर, यानी स्टेरेडियन के बराबर होता है। एक मिनट, हाँ कर दियो, हाँ आगे देखो, यानी कहने का मतलब होता है जो सॉलिड एंगल होता है, जो ठोस कोण होता है वो 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर होता है यदि पूरे पृष्ठ के ऊपर हम बात करें तो इस तरीके से हमने ये पूरा आपको कंप्लीटली पोर्शन समझाए। चलो आज अगला नेक्स्ट हम पोर्शन पढ़ेंगे, भौतिक राशियों को दर्शाने का तरीका क्या रहेगा। भौतिक राशियों को दर्शाना रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखो अब भौतिक राशियों को दर्शाने के और भी तरीके होते हैं, जैसे उनकी दिशा के आधार पर या उसके मात्रक के आधार पर या उसके परिणाम के आधार पर। ऐसी भौतिक राशि जिनके पास परिणाम मात्रक के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो हमें, ऐसी भौतिक राशि को हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि। क्या बोलते हैं, सदिश राशि। यहाँ इनका मतलब हम यहाँ पर दो राशियों के बारे में बात करने वाले हैं। पहली राशि है वो हमारी है सदिश राशि। सदिश राशि के बारे में बात करेंगे, यानी कहने का मतलब वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम बात करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है वो समझते हैं। देखो वेक्टर क्वांटिटी यानी जिनके पास ऐसी वस्तु जिनके पास क्या हो, परिणाम हो, जिनके पास परिणाम हो, जिनके पास इकाई हो और जिनके पास दिशा हो। यानी कहने का मतलब जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो या
डायरेक्शन हो, ऐसी राशि को हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदिश राशि। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहे हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो ए पॉइंट से स्टार्ट होता है कोई व्यक्ति, यानी बी की ओर जा रहा है। यानी कहने का मतलब कोई व्यक्ति ए से बी की ओर, इधर की ओर जा रहा है। जो इनकी चलने की जो स्पीड है वो है 2 मीटर, यहाँ मान लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं यहाँ पर। जो इनकी स्पीड है वो मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, यानी वो हर 1 सेकेंड में 20 मीटर चलता है। तो मैंने यहाँ पर इनका दिशा का बोध करवा दिया, यानी वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? ए से बी तक जा रहा है। यहाँ पर 3 डायरेक्शन है। एक तो हमारे पास, एक तो दिशा, देखो यहाँ पर हमारे पास दिशा है। दिशा बताओ कौन सी है? वो जा रहा है ए से बी की तरफ जा रहा है। पहले ये दिशा का ज्ञान हो गया। दूसरा यहाँ पर परिणाम बताओ, परिणाम कौन है? यहाँ पर जो परिणाम का जो काम करता है वो करती है संख्या, और यहाँ पर जो संख्या है वो कितनी है? 20, यानी 20 है। तीसरी बात है, इनकी इकाई क्या रहेगी? इकाई का मतलब होता है, यानी कौन सी स्पीड रहेगी यहाँ पर? मीटर पर सेकेंड। जो इनकी इकाई रहेगी वो इकाई कौन सी है? मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर तीनों का हमें नॉलेज हो गया। इनके पास दिशा भी है, परिणाम भी है, और इनके पास क्या है? इकाई भी है। लेकिन हर जगह ये वाला हम यूज नहीं ले सकते हैं। कहीं कहीं किसी के पास तीनों भी हो जाएगी, दिशा भी हो जाएगी, परिणाम भी हो जाएगा और इकाई भी हो जाएगी, लेकिन उसे हम सदिश नहीं बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्य। कुछ यहाँ पर सदिश और अदिशों के थोड़े गुण भी रहेंगे, जो हम यहाँ पर हम शॉर्ट में आपको समझाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, यदि हमारे पास अदिश के बारे में बात की जाए तो अदिश क्या रहता है? चलो अदिश क्या है बोलो। ऐसी भौतिक राशि जिनके पास केवल परिणाम व इकाई हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे अदिश राशि, जैसे मान लेते हैं आपको किसी ने बोल दिया कि भाई आपके पास बाइक है, या बाइक चला रहे हो, तो बाइक की हर समय चाल बदलेगी। एक समान चाल आप रख नहीं सकते हो। कहने का मतलब एक समान आप स्पीड नहीं रख सकते हो। यदि आप 50 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो आपको 40 की स्पीड भी कभी करनी पड़ेगी, या कभी मोड़े आ जाए तो और स्पीड कम करनी पड़ेगी। यदि आपकी रोड प्लेन है, सीधी है, तो आप स्पीड बढ़ा भी सकते हो। तो कहने का मतलब है चाल की दिशा बार बार बदल रहे हो, तो इनका मतलब चाल के पास दिशा का हमें बोध नहीं है, यानी दिशा का हमें ज्ञान नहीं है। हाँ, चाल हमारे पास परिणाम है, हमारे पास इकाई है। जैसे मान लो इकाई का मतलब होता है मात्रक, यानी किलोमीटर प्रति घंटा, वो इकाई हो गई। और परिणाम कौन सा होगा? जो 50 है, कभी 20 है, यानी संख्या, वो हमारा परिणाम है। यानी 2 लोग हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास दिशा का ज्ञान नहीं है। दिशा का ज्ञान नहीं होने के कारण इसे हम चाल को क्या बोलेंगे? अदिश राशि बोलेंगे। इनके आगे हम इनके इंपोर्टेंस ये रहते हैं कि सदिश राशि की और अदिश राशि के बारे में कुछ एग्जाम्पल देते हैं और साथ में उनके मात्रक भी लिखते हैं। चल देखो इनके मात्रक वगैरह क्या होते हैं। सदिश राशि के सारे एग्जाम्पल या उदाहरण करवा रहे हैं हम। यहाँ पर बात करेंगे सदिश राशि के उदाहरण। सदिश राशि, और इधर हम साथ में और भी ले लेते हैं अदिश राशि। अदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर यानी यहां पर बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी, और यहां पर बात करेंगे हम स्केलर क्वांटिटी।
स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर किसको बोला था हमने? वेक्टर जिनके पास दिशा हो, परिणाम हो, परिणाम नहीं परिमाण बोलेंगे, ये कंफ्यूज। एक तो परिणाम होता है, परिणाम का मतलब रिजल्टेंट यानी टोटलिंग, और एक होता है परिमाण। परिमाण का मतलब होता है जिसकी के बारे में संख्यात्मक मान बताना। एक होगा हमारे पास परिमाण, और तीसरा हमारे पास क्या रहेगा? इकाई। ठीक है, जिनके पास डायरेक्शन हो, जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, जिनके पास यूनिट हो, जिनके पास ये तीनों चीजें होती हैं, वो हमेशा कौन सा होता है? वेक्टर। अब इनके उदाहरण वगैरह देख लेते हैं। उदाहरण क्या क्या रहेंगे इनके, एग्जाम्पल देखते हैं सारे के सारे। देखो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल जैसे कि बल। बल एक ऐसी राशि है, बल एक सदिश राशि है जो F बराबर क्या होता है? फॉर्मूला ma, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और द्रव्यमान का मात्रक होता है kg। और त्वरण, एक कौन है यहाँ पर? त्वरण का काम कर रहा है या एक्सीलरेशन का काम कर रहा है, और जो त्वरण का मात्रक होगा वो रहेगा हमारा मीटर बटा सेकेंड का स्क्वायर। यानी 1 न्यूटन के अंदर 1 kg, एक देखो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर रहेगा 1 न्यूटन। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि त्वरण। त्वरण भी एक सदिश राशि है यानी एक्सीलरेशन। ठीक है, और देखो यहां पर वेग के बारे में बात करेंगे। वेग, एक बात तो पूरे एग्जांपल यहां ही लिखा देते हैं। ठीक है, वेग के बारे में बात करते हैं। वेग भी एक क्या है? सदिश राशि है यानी वेलोसिटी। एक होता है संवेग। संवेग को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम ये भी एक सदिश आती है जिनके पास दिशा का ज्ञान हो। बलागुण टॉर्क। बलागुण यानी टॉर्क। और भी एग्जांपल देखो, जैसे कि यानी यहां पर विस्थापन है यानी डिस्प्लेसमेंट। विद्युत क्षेत्र है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है। चुंबकीय क्षेत्र है यानी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है। बहुत सारे ऐसे जो सदिश राशि होगी। ठीक है ना, यहां पर एक और भी लिख दे, आवेग है यानी इम्पल्स। इम्पल्स है। और वेग यानी वेलोसिटी। वेग तो हमने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, तो बहुत सारी सदिश राशि होती है, और सदिश राशियों के पहचान ज्यादातर हमें इसके छोटी सी ट्रिक ये यूज ले सकते हैं। जहां वह शब्द आ रहा है ना, वो ज्यादातर सदिश राशि होती है। देखो वह शब्द कहाँ कहाँ आ रहा है? बल त्वरण देखो, तो वह वर्ड आ रहा है, वह वाला शब्द आ रहा है, वह वाला शब्द आ रहा है। कुछ ऐसे नहीं रहेंगे वह वाले, अधिकतर वह वाले शब्द, वह वाले शब्द, वह वाले शब्द, वह वाले शब्द। ये वह वाले शब्द होते हैं ना, ये सारे के सारे क्या रहेंगे? सदिश। अब कोशिश करना याद करने की, ताकि थोड़ा आपको फायदा मिल जाए। वह वाले जितने भी शब्द वाले आ रहे हैं, लगभग लगभग क्या होगा? अप्रोक्सीमेट की बात करें, वो सारे के सारे हमारे लिए काम करेंगे सदिश राशि के लिए। ठीक है, तो कभी पूछ लिया जाता है भाई निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? एक वर्ड आ जाएगा कार्य है, बल है, ऊर्जा है, या विद्युत धारा है। तो इनमें से आपको पहचान करनी पड़ेगी। जैसे बल, बल एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है। बाकी वाली सारी जो अभी मैंने बोला है कि कार्य है, ऊर्जा है, विद्युत धारा है, ये सारी अदिश राशि है। अभी अदिश राशियों के मैं एग्जांपल देके आपको अच्छे से समझाते हैं। चलो, ये वाली चीज हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है कि सदिश राशि निम्नलिखित में से कौन कौन से है, वो आपको बताना है। और साथ में कभी कभी मात्रक भी पूछ लिए जाते हैं, तो अभी मैं इनके साथ में मात्रक भी लिख देता हूँ सभी के। और मात्रक लिखने के लिए आपको थोड़े फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले के बिना आप इनके सारे मात्रक बता नहीं पाओगे। चलो, मैं यहाँ पर सबके मात्रक बता रहा हूँ। देखो मात्रक क्या रहता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर बट्टा सेकेंड का स्क्वायर। अब फॉर्मूले भी हम जब आगे गति के बारे में बताएंगे तो वहां पर सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। मीटर बट्टा सेकेंड का स्क्वायर
वेग का भी मात्रक क्या होता है, मीटर बटा, वेग का मात्रक होता है मीटर बटा सेकेंड। फॉर्मूले की बात करें तो विस्थापन बटा क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। विस्थापन बटा समय होता है। और यहां पर संवेग मोमेंटम क्या होता है, यानी द्रव्यमान इंटू वेग, मास इंटू वेलोसिटी। तो आप आराम से यहां से बना सकते हो, क्योंकि मैंने 7 इकाई आपको लिखी थी, 7 मूल राशियों के नाम के साथ साथ मैंने मात्रक लिखाए थे, और मैंने बोला था ये सारी की सारी व्युत्पन्न राशियां हैं। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक आपको, व्युत्पन्न राशियां किससे मिलकर बनी होती है, मूल राशियों से। और सारी की सारी मूल राशियां, 7 मूल राशियों के आपको मात्रक याद होने चाहिए, तभी आप आराम से बता सकते हो। जैसे कि द्रव्यमान एक मूल राशि है, फंडामेंटल यूनिट है। द्रव्यमान की जो मात्रक होता है वो केजी होता है, और वेलोसिटी यानी वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर बटा सेकेंड। इसी तरह से बलागुण टॉर्क, बलागुण टॉर्क बल किसे बलागुण किसे बोलते हैं, जो किसी दो वस्तु के बीच की लंबवत, या देखो कहने का मतलब किसी वस्तु को आप खींच रहे हो तो आप उनके बीच की लंबवत दूरी और जो आप लगा रहे हो बल, उनके गुणनफल के बराबर होता है, यानी प्रोडक्ट के बराबर होता है बलागुण। यानी बलागुण का जो सूत्र होता है बल इंटू लंबवत विस्थापन या लंबवत दूरी डी, इन चिन्ह का मतलब होता है लंबवत। ठीक है ना। तो यहां पर देखो कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। बलागुण किसे बोलते हैं, लंबवत दूरी और बल के गुणनफल को यहां पर हम बलागुण बोलेंगे। तो आप आराम से बना सकते हो भाई, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और इस दूरी किसी भी दूरी का यानी मूल राशि है, इनका मात्रक आपको याद होगा मीटर। अब हम बात करेंगे विस्थापन। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है क्या होता है, यहां पर विद्युत क्षेत्र के मात्रक हर जगह अलग अलग यूज लेंगे, लेकिन यहां पर हम विभव के हिसाब से, यहां इसके ऐसे मात्रक के हिसाब से इनका बोलेंगे तो क्या रहेगा भाई, वोल्ट न्यूटन पर कूलाम। क्या रहेगा, न्यूटन पर कूलाम। यहां पर जो मैं सी वर्ड यूज ले रहा हूं, ये वाला जो सी है यहां पर थोड़ा सा बता रहे हैं आपको, ये सी क्या है, सी का मतलब होता है ये मात्रक कूलाम है। क्या है इसके, कूलाम किसी का मात्रक है। ये कूलाम किसका मात्रक है, ये कूलाम है आवेश का मात्रक। किसका मात्रक है, आवेश का। कूलाम है जो ये मात्रक रहेगा, ये रहेगा आवेश का मात्रक। ठीक है। जैसे कि मूल राशि के अंदर विद्युत धारा का मात्रक I बराबर Q अपॉन T से हम वहां से हम कूलाम का मात्रक निकालेंगे। ठीक है। आगे देखो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। कहीं कहीं टेस्ला भी होता है, कहीं कहीं न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर भी होता है। तो यहाँ पर ज्यादातर टेस्ला वर्ड यूज लेंगे, और चुंबकीय क्षेत्र के किसी भी जो परिमाण होता है, और परिमाण के पीछे टी लिखा रहेगा। क्या रहेगा, टी लिखा, यानी टी मतलब टेस्ला। आवेश का मतलब इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब बल इनटू, और जो बल लगाने में जो आप टाइम बिता रहे हो उस टाइम के जो गुणनफल के बराबर होता है वो होता है आवेग। तो मात्रक बिना दो यहां से, बल का मात्रक आपको मालूम न्यूटन होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। यहाँ पर ये माइनस चिन्ह नहीं है, ये डैश चिन्ह का काम कर रहा है। इसी तरह से सारे मात्रक लिख दिए। मात्रक याद करना आपके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मात्रक को याद करने से पहले आप थोड़े फॉर्मूले या सूत्र अच्छे से याद कर दो। आप सूत्र याद कर लिए तो आपके आराम से फॉर्मूले बन जाएंगे, सॉरी सूत्र याद है तो आपके आराम से मात्रक बन जाएंगे। और मात्रक को याद करने के सबसे पहले आपको मूल राशि, 7 मूल राशियां, और मूल राशियों के साथ साथ सभी के मात्रक याद होने बहुत ही जरूरी है। चलो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं अदिश राशि के बारे में। अदिश राशि क्या होती है, देखो अदिश राशि, अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी भौतिक राशि जिनके पास परिणाम हो लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं हो। ऐसी भौतिक राशि जिनके पास क्या हो, परिणाम हो, इकाई हो, बट नो डायरेक्शन।
जिनके पास दिशा का ज्ञान नहीं हो, जिनके पास दिशा नहीं हो, ऐसी राशि को हम क्या बोलेंगे? अदिश राशि। बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल देखते हैं इनके, और एग्जाम्पल के साथ साथ इनके मात्रक भी लिखाने की कोशिश करेंगे। देखो मात्रक क्या रहते हैं इसके। सबसे पहला जैसे कि विद्युत धारा, ये एक मूल राशि है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। और एम्पियर का जो प्रतीक होता है वो हमने मालूम है मूल राशि में लिखा था, ये होता है। दूसरा यहां पर ऊर्जा, दुनिया के अंदर कोई भी ऊर्जा हो, सभी ऊर्जाओं का मात्र जो ऊर्जा होती है वो हमेशा क्या होती है? अदिश राशि होती है। और जिनका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल। मात्रक क्या होता है? जूल। और जूल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जे से। और भी है जैसे कि तापमान यानी टेम्परेचर, जिनको यूनिट होती है केल्विन। और बोलो जैसे कि विद्युत धारा, वो तो विद्युत धारा हमने लिख दिया ऊपर। वस्तु की चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर बटा सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको ये भी बात साथ में बता देते हैं चाल के रिलेटेड, यदि आप किसी मीटर पर सेकेंड को या किलोमीटर प्रति घंटा को यदि आप मीटर पर सेकेंड में बदलना चाहते हो तो 5/18 से गुणा करवा के बदल सकते हो। ये वाला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़े आसान हो जाते हैं। यदि आप मीटर पर सेकेंड को यदि किलोमीटर पर घंटा में बदलना चाहते हो तो नंबर को उल्टा कर दो, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो दोस्तों कि यहाँ पर हमने आपको स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियों के बारे में जानकारी दी है, सदिश राशियों के बारे में जानकारी दी है। और तो हमारे सदिश से रिलेटेड सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा इकाई सदिश। क्या रहेगा? इकाई सदिश क्या होता है? यानी यूनिट वेक्टर। इकाई सदिश किसे बोलते हैं? ऐसी सदिश राशि जिनका परिणाम इकाई हो यानी परिणाम एक हो, ऐसी राशि को सदिश राशि बोलते हैं। परिभाषा लिख देते हैं, ऐसी सदिश राशि जिनका परिणाम यानी मैग्नीट्यूड, परिणाम यानी मैग्नीट्यूड। इकाई का मतलब कितना होता है? एक। उसे इकाई सदिश कहते हैं। जैसे कि कोई परिणाम, जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, उनका जो परिणाम इसे ऐसे इस तरीके से लिखते हैं, ये मोड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोड। हिंदी में बोलते हैं मापांक। इस मापांक का मतलब होता है ऑलवेज। और ये मोड किसका काम करता है? मैग्नीट्यूड का। किसका काम करता है? मैग्नीट्यूड यानी परिमाण का काम करता है। ठीक है। और ये वाली जो डायरेक्शन होती है ये हमेशा क्या बताती है? डायरेक्शन। क्या बताती है? डायरेक्शन का मतलब दिशा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। और ये वाली चीज क्या रहेगी? यही वही रहेगी, मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन। लेकिन यहां पर जो इनका मान है वो हमेशा कितना होना चाहिए? एक। जैसे हम ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनके लिए इस तरीके से। देखो यहां पर ये इसके लिए हम क्या करेंगे? यूनिट यानी ये वाली एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, और ये वाली क्या होती है? जेड डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन को प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ पर आई कैप यूज लेंगे। इसे हम बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं? कैप। हमेशा आई कैप ये एक्स आई कैप है क्या? ये हमेशा इकाई सदिश को दर्शाते हैं। यहां से यहां तक का जो मान होगा वो हमेशा 1 होगा।
यानी वो दिशा भी दर्शाएगा और परिणाम को भी दर्शाए, ये दोनों काम करते हैं। क्या काम करता है, यानी ये दिशा को भी प्रदर्शित करता है और प्लस क्या बताता है, परिणाम को भी बताता है। और परिणाम की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी रहेगी, 1 रहेगी। यहाँ पर इसके y के लिए भी ऐसे ऐसे रहेगा, एक होगा जे कैप जो ये रहेगा, और इसी तरह से यहाँ पर कौन सा रहेगा, के कैप। तो के कैप हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, जेड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर आई कैप, जे कैप और के कैप का आपको मतलब होना चाहिए। आई कैप हमेशा एक्स के लिए, जे कैप हमेशा वाई के लिए और जेड कैप हमेशा के लिए। आई के जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे 2i कैप, 3j कैप प्लस 5k कैप, इनका मतलब दो कदम हम एक्स की ओर बढ़े, 3 कदम हम जे की ओर बढ़े, यानी ये वाला एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड को रिप्रेजेंट करता है। यानी 5 कदम जेड की ओर गए, 3 कदम वाई की ओर गए और 2 कदम एक्स की ओर गए। ये हमारा इस तरीके से इकाई सदिश कंप्लीट होती है। और भी है, जैसे कि विद्युत धारा के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। विद्युत धारा लगती तो है सदिश राशि है, क्योंकि दिशा इनके पास दिशा होती है, विद्युत धारा के बाद दिशा होती है, परिणाम होता है, इकाई होती है, फिर भी वो कौन सी राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। इनका रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि ये सदिशों के कुछ गुण धर्म को पालन नहीं करती है। ये छोटा सा गुणधर्म है, यहाँ पर अभी यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो थोड़ा सा डिटेल में और बता देते हैं इनके सदिशों के गुणधर्म क्या, किस तरीके से फॉलो करने चाहिए। चलो देखते हैं। चलो यहां पर बात करते हैं सदिश का योग नियम। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति ए से स्टार्ट होता है चलना, कहां तक जाता है, बी तक जाता है। मान लेते हैं वो ए से बी तक 3 मीटर गया पहला पोर्शन, फिर वो बी से सी तक जाता है, मान लेते हैं 4 मीटर। यहां से यहाँ कितना जाता है, 4 मीटर, यानी 4 मीटर जाता है, यहां से 3 मीटर। तो टोटल योग कितना हो गया भाई, टोटल योग का मतलब ए बी, यानी ये ऊपर वाली दिशा दर्शा रहा है, प्लस बी सी, ये भी अपनी दिशा या डायरेक्शन दर्शा रहा है। टोटल कितना जा रहा है, 3 + 4 कितने हो गए, टोटल वो 5 मीटर जा रहा है। ठीक है, ओके बा। यदि इनके बाद दूसरा पोर्शन देखो, वही व्यक्ति पहले इधर कितना जा रहा है, 3 मीटर जा रहा है ए से बी तक, फिर वो बी से सी तक जाता है 4 मीटर, वही सेम सी तक। यानी इनकी डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने। ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इनका टोटल विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन किसे बोलते हैं भाई, यहां पर बात करते हैं विस्थापन किसे बोलते हैं। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, यानी कोई व्यक्ति के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। मान लो आप अपने घर से मार्केट जा रहे हो, मार्केट से आगे आप बुआ के घर चले गए, बुआ से घर से आप ननिहाल चले गए, तो आपका लास्ट पॉइंट कौन सा है, ननिहाल वाला, और प्रारंभिक बिंदु कौन सा, आपका घर। तो घर और ननिहाल के बीच का जो सीधी दूरी बनती है उसे हम विस्थापन बोलेंगे। तो विस्थापन का मतलब शुरुआत वाला और सबसे लास्ट वाला बीच बिंदु के बीच की दूरी वो होती है विस्थापन। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हम विस्थापन के बारे में बात करेंगे। देखो, तो ये बात ध्यान रखना। तो वही है, प्रारंभिक बिंदु कौन सा इनका, ये वाला इसका क्या रहेगा, प्रारंभिक बिंदु। क्या रहेगा, प्रारंभिक बिंदु। और ये वाला इसका क्या रहेगा, अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी हमेशा क्या कहलाती है, विस्थापन। ये इनका क्या रहेगा, विस्थापन रहेगा। यानी विस्थापन का मतलब रहेगा कि प्रारंभिक और अंतिम बीच दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी न्यूनतम दूरी। ये कितनी हो जाएगी, नॉर्मली मैथ में थोड़ा करना भाई, पाइथागोरस प्रमेय को मैं यूज कर रहा हूं। यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। यहां पर आपको मालूम होगी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय देखो, यानी
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में बात करें तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी हाइपोटेनस का मतलब यहाँ पर कर्ण दे रखा है ए सी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है भाई हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस बेस यानी आधार कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 होता है, और 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 कितना होता है 9। ए सी का स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा 25, और स्क्वायर हटाने पर आपको मालूम है सामने वाले नंबर पे एक रूट नाम की एक वैल्यू चली जाती है, रूट चला जाता है, और जिनका मान कितना होता है इसका वैल्यू लिख देंगे हम 5। क्या होगा 5। इनका मतलब ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी आई है, ठीक है, यहां पर लिख रहे हैं ए बी प्लस बी सी, ये कितना आया है 5। यानी कहने का डायरेक्शन चेंज होते ही इसके मान चेंज हो गए। तीसरी बात हम यहां पर करेंगे, तीसरी बात कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति ए से बी तक जाता है, मान लो 3 मीटर, ए से बी तक कितना जाता है 3 मीटर, यहां से शुरू होता है ए से बी तक 3 जाता है, वो वापस बी से सी तक जाता है, मान लेते हैं 4 मीटर, कितना जाता है 4 मीटर। तो इनका विस्थापन कौन सा होगा, चेक करो, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु ये रहेगा और अंतिम बिंदु ये रहेगा, इनके बीच की जो सीधी की सीधी दूरी है 4 - 3 कितना हो जाएगा 1 मीटर। हर बार डायरेक्शन चेंज करने पर हर बार मान अलग आया, यानी ये मान किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोण के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर जिस डायरेक्शन में इधर चल रहा है उसी डायरेक्शन में बीसी पोर्शन भी चल रहा है। मान लो कोई व्यक्ति इस डायरेक्शन में यहाँ चल रहा है, इसी डायरेक्शन में यही चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, इनका मतलब इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा 0 डिग्री। यहां पर चेक करो, पहले व्यक्ति इधर गया, बाद में व्यक्ति इधर गया, तो एंगल यहां पर कितना आया 90 डिग्री। जैसे ही एंगल चेंज हुआ तो इनकी वैल्यू चेंज हो गई, यहां पर इनकी वैल्यू 5 मीटर आई, यहां पर वैल्यू देखो, यहां पर कितने 4 और 3 कितने हो गई 7 आई, यहां पर कितनी आ गई 5 आ गई, और यहां पर कितनी आ रही है 1 मीटर आ रही है। 1 मीटर का मतलब एंगल कितना है, पहले ये इधर जा रहा है, बाद में वापस इधर आ रहा है, इधर आने की वजह से एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी बार बार एंगल चेंज करने की वजह से इनके वैल्यू है, जो परिमाण है वो भी अलग अलग आ रहे हैं। लेकिन विद्युत धारा इस नियम को पालन नहीं करती। विद्युत धारा की आप किसी भी एंगल या किसी भी कोण पे चेंज कर दो। चलो विद्युत धारा के बारे में बात करें, मान लो ये करंट जा रही है 5 एम्पीयर की करंट जा रही है, मैंने कुछ करंट इधर भेज दी, कुछ करंट इधर भेज दी, इधर गई भाई देखो 3 एम्पीयर की करंट और इधर गई 2 एम्पीयर की करंट। यानी यहां पर जो एंगल है, यहां पर जो एंगल है मान लेते हैं 90, लगभग 120 डिग्री, ठीक है। और एंगल को चेंज कर दो आप, ठीक है। यहां पर जा रहा है 5 एम्पीयर की, फिर मैं ये वाला गया 3 एम्पीयर इधर, मान लो ये इधर चला गया कितना 2 एम्पीयर। अब मैंने एंगल इसका चेंज कर दिया, अब मान लो 60 डिग्री, लेकिन कोई फर्क पड़ेगा क्या, 3 और 5 ही रहेगा, 3 और 5 ही रहेगा। इस विद्युत धारा के कॉन्सेप्ट में यदि बार बार विद्युत धारा की डायरेक्शन चेंज करने की वजह से या कोण में परिवर्तन करने की वजह से उनके संख्यात्मक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है या प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए विद्युत धारा को सदिश योग के नियम अनुसार इसको अदिश राशि कह दी। तो समझ में आया विद्युत धारा को अदिश राशि क्यों कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ तक हम नियम में पहुंच गए। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपवाद होते हैं, जैसे कि कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल भी एक सदिश राशि, विस्थापन भी एक सदिश राशि, दो सदिशों का जो गुणनफल होता है वो हमेशा का अदिश राशि होती है, यानी जैसे कार्य, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सदिश और अदिश के बारे में बहुत ही डिटेल में और गहराई में पढ़ा है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको 100% इस थ्योरी से आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो दोस्तों, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसी पोर्शन अगला हम लेक्चर नंबर 3 लेके आएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, ओके।